अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना नकवी, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सरवरदी साहब। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तुर्की के दौरे के हवाले से। इस्तंबुल में मौजूद हैं, जहाँ तुर्क कारोबारी ग्रुप से उनकी मुलाकातें हुई हैं। इसहाक डार साहब भी उनके साथ मौजूद हैं, नायब वज़ीर आज़म है, और वज़ीर इत्तलात और नशरियात ततारस भी उनके साथ वहाँ मौजूद है। सरमायाकारी, मुजम्मिल साहब, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में आने वाली है। एजेंडा पाकिस्तान का अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। यस, आप समझें, ये जो टर्की का दौरा है, वैसे तो पाकिस्तान और टर्की के दरमियान डिफेंस कॉपरेशन भी बहुत ज़्यादा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में हम मिलके जहाज़ भी बना रहे हैं। मार्का हक में टर्की खुल के हमारे साथ खड़ा था, जिसका आलमी सतह पर भी था। जो ममालिक हमारे साथ खड़े थे उनमें टर्की पेश था, और फिर तैयब एर्दोगान की पाकिस्तान के साथ दोस्ती, वो भी सबको पता है जी। लेकिन अब पाकिस्तान और तुर्की जो है, टर्की से पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, और ये एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस वहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ प्राइम मिनिस्टर की अरेंज की गई है, जहाँ पे वो बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स के हेड्स को अलग में भी मिल रहे हैं, और एक कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर टर्की से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाई जाए, टर्की की बड़ी कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान लाई जाएं, और उनकी पाकिस्तान में सरमायाकारी कराई जाए। कोई एस्टिमेटेड फिगर इसके हवाले से सामने आई हो? सोर्सेस कुछ क्लेम कर रहे हैं? देखिए, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, ये कोई गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। आपने कंपनीज को कन्विंस करना है कि वो आकर पाकिस्तान में पैसा लगाएं, और पाकिस्तान जो है शोकेस करता है अपने प्रोजेक्ट्स के, इन प्रोजेक्ट्स पे आप पैसे लगा सकते हैं। जैसे अवैस लगारी साहब जहाँ हैं वहाँ एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहे होंगे, को ऑयल के प्रोजेक्ट्स के, गैस के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जा रहा होगा, IT के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जा रहा होगा। जिस शोबे में पाकिस्तान में कोई मौजूद है इस वक्त इन्वेस्टमेंट के मौके, IT में और गवर्नमेंट के मुख्तलिफ शोबों में, गवर्नमेंट उनको शोकेस कर रही है कि आप इन शोबों में आकर हमारे साथ जिस कंपनी की जिस शोबे में एक्सपर्टीज़ है वो उसमें अपना इंटरेस्ट शो करे, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उनकी इन्वेस्टमेंट को वेलकम करेगी। और मैं समझता हूँ कि अगले 1 साल हमारा जो फोकस है पाकिस्तान का होना, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। अब पाकिस्तान को एक माशी ब्रेक थ्रू चाहिए, एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहिए, और उसके लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। कुछ हमने अपना हाउस इन ऑर्डर करना है कि हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन ठीक होनी चाहिए, हमारे यहाँ, मेरा मतलब है करप्शन ठीक होनी चाहिए, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं लॉस की, उनको ले ऑफ करना चाहिए, जैसे PIA को ले ऑफ किया है, स्टील मिल ले ऑफ होनी चाहिए, जितने लॉस के इदारे हैं वो सारे ले ऑफ होने चाहिए, ताकि हुकूमत पर से खसारे का बोझ ख़त्म हो। उसके साथ साथ हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लानी चाहिए जो फ्रूटफुल हमारे एनर्जी के, और दूसरा ऑयल एंड गैस में, मिनरल्स में, काफ़ी जगह हमारे यहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट के मौके मौजूद हैं, तो हम उन सबको लेकर आएँ। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हुकूमती अखराजात पर भी बार बार बात करते हैं, कम होना चाहिए। तो मेरा ज़ाती तौर पर एक ख्याल है कि इस तरह के दौरे मुख्तलिफ ममालिक में होने चाहिए, जहाँ पर अभी पिछली दफ़ा जब चाइना गए हैं प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ भी उन्होंने मुख्तलिफ कंपनीज के साथ चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट की बात की है। दिस इज़ बिजनेस टू बिजनेस। एक इन्वेस्टमेंट है G2G, जैसे आप कहते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, कि चाइनीज़ गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्ट। अब पाकिस्तान जो है G2G की बजाय B2B की बात कर रहा है। दैट इज़ बिजनेस टू बिजनेस, के पाकिस्तानी बिजनेस कंपनियाँ, टर्किश बिजनेस कंपनियाँ, चाइनीज़ बिजनेस कंपनियाँ, पाकिस्तान बिजनेस कंपनियाँ, या चाइनीज़ या टर्किश या अमेरिकन कंपनी पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि मुजम्मिल साहब, फॉर श्योर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर तो है, क्योंकि एंगेज तो किया जा रहा है बहुत सारी कंट्रीज़ को, लेकिन उस तरह से इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है। इन्वेस्टमेंट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, ये कोई ओवरनाइट नहीं हो सकता। देखिए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जिसके पास पैसा होता है ना, वो बड़ा सोच समझ के लगाता है। ऐसा ही है। हर किसी का पैसा भी ना, आपसे भी कभी मैं कहूँ ना चाय पिलाते तो आप 2 दफ़ा सोचती हैं कि मैं चाय पिलाऊं या ना पिलाऊं। तो टेक्निकल बात है, जिसके पास पैसे होते हैं ना वो बड़ा सोच समझ के खर्चता है, चैरिटी नहीं होती। दुनिया के बड़े बिजनेस ग्रुप्स को ये कन्विंस करना है कि वो पाकिस्तान आकर पैसा लगाएं, ये कोई आसान काम नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है अगर कुछ चीज़ों का चेक एंड बैलेंस हमारे सामने हो तो। नहीं, हमारे यहाँ काफ़ी मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, टेररिज्म के मसाइल हैं, हमारे यहाँ और बड़े स्ट्रक्चरल मसाइल हैं, फिर हमारा रेड टेपिज्म है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारे यहाँ फाइलें रुक जाती हैं, हमारे यहाँ अप्रूवल्स के इशू हैं। पाकिस्तान के अपने बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की राह में बड़ी रुकावट है। उस हवाले से SIFC ने काफ़ी काम किया है। 1 विंडो ऑपरेशन की भी बात की जाती है, कुछ गवर्नमेंट में भी 1 विंडो ऑपरेशन की बात की जाती है, लेकिन टेक्निकल बात है कि वो रेड टेपिज्म अभी भी काफ़ी हद तक हमारी अफसरशाही के नतीजे में मौजूद है। हमारा अफसर जो है वो अभी भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, और ब्यूरोक्रेसी हमारे यहाँ बहुत बड़ी रुकावट है।
कहा जाता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में वो यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स आते अपने हैं खर्चे कम और करने के लिए दफ्तरों तैयार के नहीं है। चक्कर लगाकर थक जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। और कई उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को शिकायत भी लगाई है इस हवाले से। तो मेरा जाती कोई तौर पर कोई खास इकदाम इस हवाले से उठाए जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर सख्ती करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के काम फौरन होने चाहिए, उनकी फाइलें रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ टर्की का ये दौरा बहुत अच्छा है। इस तरह की इन्वेस्टमेंट, पहले हम इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा अमेरिका की तरफ ही देखते थे, यूरोप की तरफ देखते थे। अब पाकिस्तान ने टर्की और दूसरे ममालिक, अरब ममालिक और इसी तरह सेंट्रल एशिया के ममालिक की तरफ, आपको पता है आज़रबाईजान से भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो पाकिस्तान ने काफ़ी और ममालिक की तरफ भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से देखा है। और अब देखें ना, दुनिया में पहले सुपर पावर्स होती थी, फिर डेवलपिंग कंट्रीज होती थी, अब दुनिया में मिडल पावर्स भी आ गई हैं, इकोनॉमिकली मिडल पावर्स भी आ गई हैं, जो माशी तौर पर मिडल पावर्स हैं। वो मिडल पावर्स भी पाकिस्तान की टारगेट ऑडियंस हैं कि वहाँ से भी पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल है, वहाँ से भी पाकिस्तान के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है। और अब हम उन मिडिल पावर्स की तरफ भी देख रहे हैं। टर्की के साथ साथ सऊदी अरब से हमें बड़ी तवक्को है कि वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ सकती है, उस पर भी बहुत काम हो रहा है। इसके अलावा और ममालिक से इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी काम हो रहा है। मुझे लगता है अगर अगला एक साल हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ तवज्जो दें और पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रुख मोड़ने में कामयाब हो जाएं तो हम अपने काफ़ी मसाइल हल करें। एक साल काफ़ी होगा मेरे ख्याल में, एक साल काफ़ी होगा। एक साल अगर इस पर लगकर पूरी हुकूमत काम करे तो मेरे ख्याल में ठीक हो जाएगा। मुज़म्मिल साहब, द गार्डियन की रिपोर्ट क्या कह रही है? बरतानवी अखबार द गार्डियन, जिन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जो गैर मुल्की एजाज़ात हैं उस पर सवालात उठा दिए। एक अच्छा खासा स्कैंडल है जो कि सामने आ चुका है। सेशल्स का दौरा, जो नरेंद्र मोदी का दौरा है, वहाँ पर उनको जो अवार्ड दिया गया है वो 3 दिन कबल ही बना दिया गया था और बड़ा मजाक इस पर जो है पूरी दुनिया में बन चुका है। AI से वो बनाया गया है और अब जो इससे पहले भी एजाज़ात मिले हैं उस पर भी अब सवाल खड़ा हो गया। व्हाट डू यू थिंक? मेरे ख्याल में मज़ाक़ खेज़ बात है। एक तो नरेंद्र मोदी साहब के गैर ज़रूरी जो गैर मुल्की दौरे हैं ना, वो इंडिया में बहुत क्रिटिसाइज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, कि वो हर वक्त दौरों पर ही रहते हैं और बहुत गैर अहम ममालिक में भी दौरों पर जाते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं होती। मैं खुद इंडियन पॉलिटिशियंस का सुन रहा था, वो कह रहे थे उन मुल्कों के कभी हमने नाम नहीं सुने जहाँ मोदी साहब चले जाते हैं। शायद ट्रैवलिंग का उन्हें बहुत शौक है और एक एजाज़ लेने का बहुत शौक है। तो मेरे ख्याल में वो चूँकि उनको एजाज़ लेने का बहुत शौक है और शायद दुनिया में ये बात पता लग गई है, तो लोग अब फर्जी और जाली एजाज़ात भी उनको देने लग गए हैं। इमेज बिल्डिंग के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, मतलब कैसे आप बेवकूफ़ बना सकते हैं अपनी आवाम को? बस आकर कहना कि मुझे वहाँ से एजाज़ मिला है, मुझे वहाँ से एजाज़ मिला है, और अब बड़ी सी फोटो और फोटो टीवी पे, सोशल मीडिया पे, प्रिंट में चल जाती है और फिर उससे आप कुछ दिन जो है अपनी इमेज बिल्डिंग करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है हर चीज़ की एक लिमिट होती है। मजाक बन गया मेरा ख्याल है मोदी साहब है उस लिमिट को पहुंच गए हैं जहां उनके सारे गिमिक सब एक्सपोज होने लग गए हैं। वो 56 इंच वाली छाती वाला भी एक्सपोज हो गया है। उनका काफ़ी हद तक वो जो इलेक्ट्रल गिमिक था कि वो वोट डिलीट करते थे वो भी पकड़ा गया है और उनके जो बाकी गिमिक थे वो सारे पकड़े गए हैं। तो मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता मोदी साहब जो हैं वो भी अपनी पॉलिटिकल इनिंग के खात्मे की तरफ जा रहे हैं। सेशंस की वजारत खारजा ने लिख दिया है कि गलत सर्टिफिकेट दरअसल वर्किंग ड्राफ्ट था, असल मंजूर शुदा सर्टिफिकेट जारी किया गया। यहाँ तो मुझे लगता है बड़ी जल्दी में हुआ ये काम, एकदम कोई फंक्शन प्लान हुआ है तो फिर अवार्ड तैयार नहीं था, उन्होंने कहा अवार्ड दे दें, अवार्ड दे दें। बहरहाल मजाक बना नरेंद्र मोदी साहब का और ये पहली दफ़ा नहीं बना, उनका काफ़ी दफ़ा मजाक बना है। कांग्रेस मजाक उड़ा रही है कि कोई भी बुला सकता है, इसका मतलब उनको अवार्ड के बहाने मजाक बना है। मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी साहब की जो पॉलिटिकल इनिंग के गिमिक्स थे उनकी उम्र पूरी हो गई है। जो जिन गिमिक्स पे उन्होंने अपनी पॉलिटिकल इनिंग को खड़ा किया था, मुझे लगता है वो गिमिक्स की एज पूरी हो गई है और नए गिमिक्स उनके पास है नहीं, जिसकी वजह से वो काफ़ी और मेजॉरिटी जो भारतीय हैं वो अब हिंदुत्व सोच से भी तंग आ चुके हैं कि बस अब ये ज़्यादा नहीं चल सकता। व्हाट डू यू थिंक? हिंदुत्व सोच जो है ना वो इंडिया के लिए एक सुसाइडल है। मैं समझता हूँ कि ये इंडिया के अपने तबाही और टूटने का बायस बनेगी, क्योंकि वहाँ 20 करोड़ मुसलमान हैं, वहाँ पर एक सेकुलर तबका बहुत ज़्यादा है और अगर आप वहाँ हिंदुत्व सोच को नाफज करेंगे तो वो आप उनका अपना कल्चरल और सोशल फैब्रिक टूट जाएगा। अभी भी मुझे देख रहे थे कि 1947 में 30%
जो थी इंडियन आर्मी में मुस्लिम पॉपुलेशन थी जी। अब वो 2 to 3% हो गई है। आप देखें बहुत सारे जो इंडिया में फॉल्ट लाइंस हैं जिनकी हमने पहले भी बात की है, जिनसे डाइवर्जन के लिए नरेंद्र मोदी ये बैरूनी दौरे भी करते हैं और ऑब्सेशन विद पाकिस्तान भी पालते हैं। एक वो समझते हैं कि उनके बैरूनी दौरे जो हैं वो डाइवर्जन पैदा करते हैं, मीडिया को कुछ चीज़ देते हैं ताकि वो चले, और फिर जब कुछ नहीं होता तो फिर वो सीधा सीधा जाकर जो है पाकिस्तान मुखालिफ सियासत करने लग जाते हैं कि उनका ख्याल है उससे भी उनको कोई जो है एक मुसलमानों की जिंदगी इस टाइम तंग हो चुकी है भारत में। मुजम्मिल साहब, वो केस अभी भी हमारे सामने है, रज़ादार केस, और 3 मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी तो हो चुकी, चौथा मुल्ज़िम जो है वो फरार है और पकड़ा गया वो भी। 8 मुल्ज़िम गिरफ्तार हो गए हैं, 8 मुल्ज़िम मजीद, टोटल 4 और गिरफ्तार हो गए हैं। देखें इस केस के 2 पहलू हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो डार फैमिली का पहलू है कि उनका नवासा पकड़ा गया है, एक चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज का पहलू है। ये 2 डिफरेंट पर जो गो के उनकी रिश्तेदारी है डार फैमिली के साथ, करीबी रिश्तेदारी है, लेकिन टेक्निकली हमें दो चीज़ों से इस केस का कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। हाँ, एक हमें देखना चाहिए कि एज चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज का रोल क्या है, और एक हमें देखना चाहिए एक डार फैमिली का पॉलिटिकल रोल क्या है। अब मैं पहले बात कर लेता हूँ चीफ मिनिस्टर का। एज चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज की क्या जिम्मेदारी थी? एज चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज की जिम्मेदारी थी कि इस वाक़े में कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना आए, मुल्ज़मान गिरफ्तार हों, FIR दर्ज हो, इंसाफ के और तफ्तीश के तकाजे ख़वातीन के साथ आप देखें FIR दर्ज हुई है, मुल्ज़मान पकड़े गए हैं। कराची में वो पिंकी पकड़ी गई थी तो वो कैसे अदालत में पेश हुई थी? ये वो हथकड़ियों में पेश हुए हैं, हवालात में उनको बंद रखा हुआ है, हथकड़ियाँ उनको 24 घंटे लगी हुई हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। मरियम नवाज की हुकूमत है। दूसरी बात यह है कि अगर मरियम उन और लड़कियों का 164 का बयान हुआ है मजिस्ट्रेट के सामने, जिस बयान की वजह से वो लड़के जो हैं वो इस केस में मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं, उनका मेडिकल हुआ है, तमाम कानूनी तकाजे पूरे हुए हैं। हम मरियम नवाज को एक्यूज तब करें जो मुल्ज़म पाँच जान, हम कहें जी मुल्ज़िमों को भगा दिया, और वो तो उनकी फैमिली के लिए पंजाब में बहुत कुछ करती है मरियम नवाज। उनकी फैमिली का बंदा था, उन्होंने भगा दिया, रात को फ्लाइट पे चढ़ा दिया, उसको दुबई भगा दिया, उसको लंदन भगा दिया, वो हिरासत में है, उसको भगाया नहीं है, उसको हथकड़ियाँ लगाई हैं, उस पर पर्चा दर्ज किया है, उसको हथकड़ियों में अदालत में पेश किया है, उसका रिमांड हुआ है। बतौर चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज इससे ज़्यादा क्या कर सकती हैं? सज़ा अदालत ने देनी है, मरियम नवाज को पास सज़ा देने का अख्तियार नहीं है। ये बात हमें समझ होनी चाहिए। अदलिया को चाहिए इस केस का डे टू डे ट्रायल करके जल्दी सज़ा दे दे। अदलिया चाहे तो 5 साल केस चलता रहे। वो लड़कियां वीडियो लिंक पर पेश हो सकती हैं, ये कोई ऐसा मसला नहीं है। वो अपना वकील यहाँ पे खड़ा कर सकती हैं, रियासत उनको वकील दे सकती है। जिन लोगों को उन खवातीन का बहुत ज़्यादा दर्द है, वो उनके लिए सबसे अच्छा वकील सलमान अकरम राजा साहब या PTI के वकील उन लड़कियों के वकील बन जाए, सबसे अच्छी बात ये। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हैं, फेयर ट्रायल की गारंटी कौन देगा? सर वो अदलिया की जिम्मेदारी है, वो मरियम नवाज की जिम्मेदारी नहीं है। अदलिया ये तो अदलिया आज़ाद है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उसके लिए स्पेशल कोर्ट बना दें, उसके लिए स्पेशल जज नॉमिनेट कर दें, रूटीन का जज उसको ले। देखें टेक्निकल बात ये है। अब एक और बात है, वो जो मजिस्ट्रेट के घर वाला इशू है, उसमें पुलिस का मौक़िफ़ है कि पुलिस जो है वो रात को 164 का बयान कराना चाहती थी। जज साहब रात को करने के लिए तैयार नहीं थे। SHO उनके घर गया, वो नाराज़ हो गए। वो ऐसे पुलिस ने तो SHO की भी कुर्बानी देकर 164 का बयान करा दिया। इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है क्या कर सकती थी पुलिस के? पुलिस ने सोचा SHO कुर्बान कर देते हैं, लेकिन 164 का बयान ज़रूर होना चाहिए ताकि मुल्ज़िम बच ना सकें। लड़कियों को ज़्यादा अरसा पाकिस्तान में रखा भी नहीं जा सकता था, जाने से पहले कानूनी तकाजे भी पूरे होने चाहिए थे। मेरे ख्याल में बतौर चीफ मिनिस्टर आप मरियम नवाज की एक कोताही बताएं कि इस केस में मरियम नवाज ने ये फेवर की है डार फैमिली को। तो आपने किसको कसूरवार किसको ठहरा रहे हैं? नहीं देखिए, जो मुल्ज़िम है वो कसूरवार वही है। पहली बात तो मैं पॉलिटिकल नैरेटिव की बात कर रहा हूँ कि लोग मरियम नवाज पर एलेज कर रहे थे। मेरा ये ख्याल है कि अगर मरियम नवाज ने कोई कोताही, कोई गलती, कोई तरफदारी की है डार फैमिली की, तो वो सामने आनी चाहिए। अगर सारे मुल्ज़िम पकड़े गए हैं, अगर सारे कानूनी तकाजे पूरे हुए हैं, अगर कोर्ट ऑफ लॉ में केस चला गया है, लड़के गिल्टी हैं, उनका रिमांड हो गया है, तो फिर मरियम नवाज ने तो जो है अपनी न्यूट्रलिटी, खवातीन तो वैसे ही उनकी रेड लाइन है। उन्होंने एक दफ़ा और साबित कर दिया है, पहले साकिब चदर पे भी साबित किया है, तो अब फिर डार फैमिली पे भी साबित कर दिया है कि वो खवातीन के साथ खड़ी हैं। वो तो उन खवातीन, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अब डार फैमिली का अपना एक किरदार है।
मेरे ख्याल में डार फैमिली को बिल्कुल क्लीन हैंड्स के सामने, मीडिया के सामने आना चाहिए। वो आना तो खामोश चाहिए। क्यों है? वो बिल्कुल, खामोश क्यों लेकिन हैं? खामोशी है। अली डार को, इसहाक डार साहब को बिल्कुल इसके ऊपर मीडिया को सामना करना चाहिए। उनको अपनी न्यूट्रलिटी साबित करनी है। कुछ लोग उनके रिज़ाइन का मुतालबा कर रहे हैं, उनको उसका जवाब देना चाहिए कि भाई वो इस केस में असरअंदाज होंगे या नहीं होंगे। इसहाक डार साहब का ऑफिस, ताल्लुकी का भी तो इजहार किया इसहाक गया। डार साहब का ऑफिस इन वीज़ों के लिए इस्तेमाल हुआ है, नहीं हुआ है, इसका जवाब मरीम नवाज़ ने तो नहीं देना, इसका जवाब तो इसहाक डार साहब ने देना है। गिरफ्तारी जो है वो पुलिस ने करनी थी, अली डार साहब ने अपना जवाब देना है, इसहाक डार साहब ने अपना जवाब देना है। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि डार साहब की फैमिली की जो खामोशी है, डार फैमिली की खामोशी, वो उनके लिए सियासी मसाइल ज़्यादा पैदा कर रही है। वो जितनी देर खामोश रहेंगे उनके सियासी मसाइल और उनके लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। चीफ मिनिस्टर ने तो अपना काम कर दिया है, वो कल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कह देंगी कि जो मेरे इख्तियार में था मैंने कर दिया। असल काम है डार फैमिली का कि वो आकर अपनी वजाहत दे। रिश्ता बड़ा नाजुक है मुज़म्मिल साहब, रिश्ता तो बड़ा नाजुक है, ऐसे तो जो भी है, पर सियासत देखें ना, जहाँ रिश्ते निभा लें या सियासत कर लें, कौमी फर्ज कर लें। डार साहब को, अली डार को, इसहाक डार को विद क्लीन हैंड्स मीडिया के सामने आना चाहिए और इस पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए और उनको कौम को यकीन दिलाना चाहिए कि वो इंसाफ की राह में रुकावट नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेते हैं मुज़म्मिल साहब, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई की आखिरी रसूमात का सिलसिला जारी है और दुनिया भर से 60 से ज़ायद ममालिक के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने शिरकत की है इन आखिरी रसूमात में। सऊदी अरब की भी आखिरी रसूमात में जो शिरकत है एक बहुत बड़ा मैसेज है, ना सिर्फ पूरी दुनिया के लिए भी, फॉर श्योर अमेरिका के लिए भी। ईरान ने बरतानिया और फ्रांस को भी वार्निंग जो है वो जारी कर दिया है। बेसिकली फ्रांस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में बारूदी सुरंगों की सफाई और बहरी आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माइन हंटर्स तैनात कर दिए थे। अब वार्निंग सामने आई है, क्या सूरत हाल होगी इस पर बात करेंगे। मुज़म्मिल साहब तो स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुज़म्मिल साहब उठिए। जी साहब, ये जो आखिरी रसूमात हैं ये डिप्लोमेटिकली दुनिया को ईरान के हवाले से क्या मैसेज दे रही हैं? बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब और सना, आपने इनवाइट किया है। जी बिल्कुल, ये जाहिर है ओवरऑल तो ये एक अफसोसनाक है और अफसरदा मौका है जहाँ पे इतने दिनों के बाद जाहिर है, और रीजंस हम जानते हैं कि ये तदफीन क्यों लेट हुई, सिक्योरिटी की वजह से जाहिर है, जंग चल रही थी। उसके बाद जो तदफीन हुई है, लेकिन जितनी ज़्यादा तादाद में लोग आए हैं और ख़ास तौर पर बड़ी इंटरनेशनल डिग्निटरीज, इसमें एक हमें एक्सट्रैक्ट भी हम कर सकते हैं, वो ये कि ईरान ने जिस तरह इसको रीजनलाइज किया इस जंग को और बहुत ज़्यादा कंट्रीज को जो इर्द गिर्द हैं उनको भी सख्त मैसेजेस दिए, बल्कि प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज की, बल्कि जो अलायंसेस थे अमेरिका के जहाँ जहाँ थे उनको भी बड़ा सख्त मैसेज दिया, जंग के दौरान भी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के पैसेज के दौरान भी, और इवन जो बाद में अलायंसेस बनने के जा रहे हैं उसके अंदर भी बहुत ज्यादा रोल प्ले होगा। ये अफसोसनाक मौका है, लेकिन जो सऊदी अरब का खास तौर पर सना भी जिक्र कर रही थी और बहुत सारे ममालिक ने, मैं प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ कि जो शमूलियत जिन्होंने की है, वो एक मैसेजेस ये है कि ईरान ने एक न्यू फाउंड इन्फ्लुएंस हासिल किया है। जाहिर है जंग के बाद अमेरिका चाहता था कि आइसोलेट कर दे ईरान को, कोई उसके मुल्क के जाहिर है कोई कोलैबोरेट ना कर पाए, एक जैसे सैंक्शंस लगी हुई थी। अब न्यू फाउंड जो उसकी इन्फ्लुएंस है ईरान की बड़ी है, अमेरिका की जाहिर है कॉम्प्रोमाइज हुई है, इस हकीकत के बावजूद वो अभी भी सुपर पावर है, लेकिन ईरान ने अब ये वे फॉरवर्ड में अर्ज करता चलूँ इसी सवाल के एंड पे, वो ये कि ईरान ने अब साबित करना है और प्रूव करना है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड वापस करना है उन मुल्कों का जिन पर उसने हमले किए थे। और जाहिर है उसको ये कन्विंस करने में शायद आसानी निस्बतन हो, ये कहकर कि असल में उसने अमेरिकन टारगेट्स को, अहदाफ को हिट किया था, क्योंकि जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और ट्रस्ट डेफिसिट कम होगा इन मुल्कों के दरमियान, उतना ही अमेरिकन जो प्रेजेंस है या अमेरिकन इन्फ्लुएंस है वो ग्रेजुअली कम किया जा सके। हाँ, लेकिन हमने देखा है कि जहाँ सऊदी अरब, कतर और ओमान के डेलीगेशन आए हैं वहाँ कुवैत, बहरीन और यूएई के नहीं भी आए। डिवीजन है जीसीसी में इस हवाले से। जी देखिए मुज़म्मिल साहब, ये रातों रात कोई रिमोट कंट्रोल या प्लग एंड प्ले तो चीज़ है नहीं, जो ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है एक दफ़ा और बहुत प्रेशर होता है हुकूमतों का भी, लीडरशिप का भी, लोगों अवाम का भी, अमेरिका का भी, इसराइल का खास तौर पर। ये उस प्रेशर को जो हाजिर हुए हैं जो सदूर या टॉप लीडर्स, वो उस प्रेशर को निगेट करके आए हैं। और आप देखा इस वक्त इसराइल इतना ज्यादा आइसोलेटेड है,
इवन जो आए हैं उनका आ जाना भी एक प्लेजेंट इसलिए है कि जाहिर है अभी अभी जंग बंद हुई है, बहुत ज्यादा हॉस्टिलिटीज थी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ आपस में दोनों का। तो मेरा ख्याल है ये अभी अचीवमेंट है। मैं हाफ ग्लास फुल देख रहा हूँ, हाफ ग्लास एम्प्टी देखने की जगह। अब दूसरे चलते हैं कि आबनाए हुर्मस पे पहले तो अमेरिका ईरान टेंशन्स थी, अब फ्रांस बरतानिया टेंशन्स भी नज़र आ रही हैं। फ्रांस को माइन स्वीपर्स भेजना चाहता है, ईरान वार्निंग दे रहा है। आपको लगता है कि अब फ्रांस और बरतानिया से ईरान की लड़ाई हो जाएगी आबनाए हुर्मस पे? नहीं, लड़ाई तो मैं फोर्स ही नहीं देख रहा, लेकिन फ्रांस और बरतानिया की एक मजबूरी भी है, क्योंकि उन्होंने एक्सेसिवली ऑलमोस्ट न्यूट्रल पोजीशन रखी इस जंग के अंदर। अमेरिका को उस तरह सपोर्ट नहीं किया जो अमेरिकी प्रेसिडेंट को जिसकी तवक्को थी वो नहीं किया। जी। अब जो जिस पे जंग बंद हुई है, जिस टर्म पर बंद हुई है, उन पर ऑब्लिगेटरी है कि वो रिकवर अपने प्रेडेशंस अपने अमेरिका से रिकवर करें, क्योंकि अमेरिका अभी भी सुपर पावर है। उसके 43 या 43 जहाज तबाह हुए हैं, उसके पास तकरीबन 6,500 फाइटर जहाज और बॉम्बर्स और सपोर्ट जहाज अभी भी हैं। वो अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स और नेवी है, अभी भी उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। तो आई थिंक ये नहीं आप कह सकते कि जंग के बाद अगर अमेरिका जंग के दौरान एक रिलेटिवली आइसोलेटेड हुआ तो वो फॉरएवर हो गया। अब मुल्क चाहेंगे इंगेज करना, लेकिन अमेरिका की एक लिमिटेशन भी है। उसने जो माइन हंटर्स जो थे, इनका ऑलमोस्ट लास्ट जो फ्लीट था उसको तो ऑब्सलीट करके ग्राउंड कर दिया था, इन्हें रिटायर कर दिया था। तो पॉसिबली यूके और फ्रांस के पास ही ये फ्लीट है जो एंटी माइन एक जिसके पास कैंपेन चला सकता है। तो आई थिंक उसकी सपोर्ट के लिए आए हैं, एक गुडविल क्रिएट करेंगे, लेकिन ईरान एज ए थ्रेट ही यूज करेगा। मेरा नहीं ख्याल जंग होने लगी दोनों मुल्क का। नहीं, पर ईरान नहीं चाहता ना कि कोई और मुल्क आबनाए हुर्मस को कंट्रोल करे या वो माइंस क्लियर करे या उसकी अथॉरिटी उस पर लूज हो। तो अगर ये माइन स्वीपर्स वहाँ काम करते हैं तो ईरान समझेगा उसकी सॉवरेनिटी पे हमला है। मेरा नहीं ख्याल कि वो ईरान के कंसेंट के बगैर दाखिल होंगे, क्योंकि डेफिनेटली ईरान टारगेट करेगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ईरान को जो न्यू फाउंड लीवरेज मिला है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, वो उसको कन्वर्ट करना चाहता है इनटू अल्टीमेट गोल्ड और अल्टीमेट डिस्कशन या अल्टीमेट लीवरेज, जो उसने असल मुआहदे की शक्ल में लेना है, जब भी हुआ, अभी हो या अगले साल हो, बाद में हो या 60 दिनों के बाद हो। तो मेरा मानना यह है, एज अ सिर्फ स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से, ईरान चाहता है कि जीरो टॉलरेंस रखे स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, क्योंकि जितना इफेक्टिवली स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान मैनेज कर पाएगा उतना ही बेहतर वो बार्गेन ले पाएगा। अगर पार्शियल ट्रैफिक बहाल हो गई तो जाहिर है ईरान की नेगोशिएशंस जो लीवरेज है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो आपने देखा वो सिंगापुर पर जहाज पर भी हमला किया और उसके बाद भी आने वाले वो किसी को जाने नहीं दे रहे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपकी व्यूअर्स को और हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि ईरान जो पैसेज दे रहा है गुजरने का, वो बहुत करीब अपने कोस्टल एरियाज के या सी वाटर्स के बिल्कुल करीब से उनको गुजार रहा है, ताकि उन पर नजर रखी जा सके। मैं डेटा पढ़ रहा था, वो अभी शिप के जो तमाम क्रू है उनका डाटा मांगता है, उनकी नेशनलिटी मांगता है, टाइप्स ऑफ कार्गो मांगता है, वैल्यू मांगता है कि कितने वर्थ का है। और फिर ऑलमोस्ट, अब तो पैसे नहीं ले रहा, लेकिन जब वो ले रहा था तो ऑलमोस्ट जो 2 मिलियन ले रहा था, वो बहुत ज्यादा एक इन्फोर्स कर रहा है, इस मैनिफेस्टेशन कर रहा है। वो ये समझता है कि 60 दिन हो या कई महीने और गुजर जाएं, वो अगर जब भी मैनिफेस्ट हुआ उसकी रिट पर होगा कि उसकी इजारादारी कितनी है। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुजम्मिल साहब, आप एग्री करेंगे कि ऑलमोस्ट 2 मिलियन को अगर आप करें, कल को वो लागू कर पाता है किसी तरीके से या लिवरेज भी ले पाता है, तो आजकल तकरीबन 50 जहाज गुजर रहे हैं। 2 मिलियन अगर वो लेना शुरू करे थोड़ी डिस्कशन के लिए, तो तकरीबन रोजाना उसकी 100 मिलियन रेवेन्यू है। 100 मिलियन को साल पे करे तो तकरीबन $36 बिलियन बनता है। तो इतना रेवेन्यू, मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान कमाना शुरू कर देगा, लेकिन ईरान पॉसिबली इसको निगोशिएशन के तौर पे यूज करेगा। और आखिरी बात क्वेश्चन की भी मैं यहाँ अटैच करता चलूं कि ईरान को बड़ा केयरफुल भी रहना पड़ेगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, ज़ायनिस्ट लॉबी का भी, नेतन्याहू का भी, उनके इलेक्शन में जो उनके मुखालफिन में, कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कॉम्प्रोमाइज किया, ऑलमोस्ट डिफीटेड MOU साइन किया। उनकी फौजें अभी भी यहाँ मौजूद हैं, उनके तकरीबन 50,000 सोल्जर्स मौजूद हैं इस एरिया में। मैं अभी कल देख रहा था डिप्लॉयमेंट, तकरीबन 20 एयर टू एयर रिफ्यूलर उन्होंने डिप्लॉय किए हैं। एयर टू एयर रिफ्यूलर कुछ भी नहीं होता, खुद बजाते खुद वो सपोर्ट करता है रिफ्यूल करके जहाजों को। एक और चीज, आखिरी बात इसके ऊपर ये भी ज़हन में रखिए कि जो 50,000 ट्रूप्स हैं, तो मैं स्टडी कर रहा था, तकरीबन 192 जो दुनिया के ममालिक हैं उनमें से 140 के करीब जो मुल्क हैं उनकी जो मिलिट्री फोर्स है वो 50,000 से कम है। तो ये मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि इतनी बड़ी फोर्स अभी भी उसकी मौजूद है और उस पर प्रेशर भी प्रेसिडेंट ट्रंप पर बड़ा है। तो ईरान को बड़ा थिन लाइन पर बड़ा नुकसान भी हुआ है। वो कह रहे हैं बहरीन का 5th फ्लीट काफी तबाह हुआ है, कुवैत की एयरबेस तबाह हुई है, कतर की एयरबेस तबाह हुई है, नुकसान भी बहुत हुआ है अमेरिका का। जी बिल्कुल हुआ है, और नुकसान के बावजूद अब ये मैं जैसे अर्ज कर रहा हूं कि एक माइट तो अभी भी वो है। और ये वैसे ही है जैसे कि ऐसा एक बॉक्सर है
मोहम्मद अली बॉक्सर और जो फ्रेजर की मुझे एक बॉक्सिंग रिंग याद आता है, उसको एक बड़ी फाइट को हाइप क्रिएट की गई थी और मोहम्मद अली बॉक्सर को उसने कहा था जो फ्रेजर मैं 3 राउंड में इसको हरा दूंगा, तो मोहम्मद अली बॉक्सर आखिर तक ले गया और जीत भी गया था। तो देखना ही होता है कि आपने कितनी पंचेस ले सकते हैं। ईरान ने सस्टेन जरूर किया है, 20,000 के करीब टारगेट्स हुए हैं इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान का बहुत नुकसान हुआ है। इसीलिए मैं क्वेश्चन अर्ज कर रहा हूं कि इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि ओवर ट्रैप ना हो जाए, ओवर एस्केलेट करके दोबारा इजराइल को यह मौका ना दे दें कि ईरान को जंग के अंदर ड्रैग कर ले, क्योंकि इजरायली प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि किसी तरीके से हिजबुल्लाह को हमले कर करके और हमास को टारगेट करके लेबनान पर बमबारी करके वो ईरान को अपने अंदर ड्रैग कर ले इस जंग के अंदर। और ईरान क्यों ड्रैग होगा? क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी है। एमओयू पढ़े तो पहले पैराग्राफ के अंदर 3 दफा लेबनान का जिक्र है एमओयू के अंदर, जिसका मतलब दैट शोज कि ईरान की कितनी सेंसिटिविटी है लेबनान, जिसका मतलब है हिजबुल्लाह, जिसका मतलब है कि अगर वो ड्रैग होते हैं तो ईरान ड्रैग हो जाएगा। नेतन्याहू चाहेंगे कि ईरान ड्रैग हो ताकि अमेरिका इजराइल के हक में ड्रैग हो जाए जंग के अंदर। ये अब क्वेश्चन और डायनामिक्स बदल सकते हैं पॉसिबली, लेकिन वी होप एंड प्रे दोनों मुल्क एग्जॉस्टेड हैं, अपने अपने ऑब्जेक्टिव नहीं हासिल कर सके तो मुज़ाकरात की टेबल पर ही रहे। और आपने देखा बहरीन में एक 12 मुल्कों का इजलास हुआ जिसमें सेंटकॉम के क्रूपर आए और 12 मुल्कों के जो सिक्योरिटी चीफ्स थे अमेरिका ने उनके साथ एक मीटिंग की जहां एक वो सर्वेलेंस एयर डिफेंस सर्वेलेंस बनाने की भी बात हुई। तो एक अमेरिका उस साइड पे भी काम कर रहा है। मुजम्मिल साहब, बिल्कुल कोई अनयूजुअल बात नहीं है। मैं तो आपको कर रहा था कि वो भी आएंगे, मार्को रूबियो भी होके गए हैं इन ममालिक को, वो बेसिकली कॉन्फिडेंस देने आए थे। मेरा ख्याल ये है, मेरा तज्जिए के मुताबिक, मेरे पास वो तो नहीं है कि उन्होंने मुझे बताया, बट मेरा एनालिसिस ये है कि वो इन ममालिक को, जीसीसी और दूसरे ममालिक को ये बताने आए थे कि जो हमारे बेसिस पर और नेवल स्टेशन पर हमले हुए हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम पे आप कॉन्फिडेंस ना करें, और उसका मतलब ये नहीं है कि ईरान इस इलाके का कोई जिनी बन गया है तो आप डोमिनेंस हो जाएगी आपके ऊपर, तो आप हमारे साथ रहें, हमारा साथ दें। नंबर 1, एक मुझे लगता था उनका ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा उनका, और अभी जो सेंटकॉम के आप बता रहे हैं 12 मुल्कों का, ये मकसद है इन मुल्कों को कॉन्फिडेंस देना कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे ईरान अगर अपनी जारादारी कायम करना चाहता है, किसी सूरत में आप उसके प्रेशर में ना आए, और खास तौर पर आप ईरान पर तो प्रेशर डालें ही डालें, लेकिन ओमान पर भी जरूर प्रेशर डालें कि वो क्लाइमेंस ना करे। लेकिन ये तमाम ममालिक ये भूल रहे हैं कि इस वक्त ईरान बड़ी सीरियस मैनिफेस्टेशन इस तरह कर रहा है कि वो जो शिप्स को अलाउ करता है उनका रूट, मैं रूट फॉलो कर रहा था कि कौन सा फॉलो करते हैं, वो कोस्ट के साथ साथ ईरान के एक छोटे छोटे आइलैंड के करीब से वो सारे जहाजों को गुजरने दे रहा है, जिसका मतलब यह है कि उन जो आइलैंड के ऊपर उसकी मिलिट्री मौजूद है, उसके ड्रोन मौजूद है, उसके अटैक मिसाइल्स मौजूद हैं, तो उसको डिटर करके रखना चाहता है और अपना एक एलिमेंट ऑफ कंट्रोल या रिट कह ले वो मेंटेन कर रहा है। तो ये कॉन्फिडेंस बुनियादी तौर पर सेंटकॉम मीटिंग है या मार्को रूबियो, दोनों लगता है उसी तरफ को इशारा करती है। एक कल यूएस का स्टेटमेंट आया है कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में टेररिस्ट हाइड आउट्स को निशाना बनाता है वो टेक्निकली पाकिस्तान का सेल्फ डिफेंस है और उसका राइट है। आप इसको कैसे देखते हैं? एब्सोल्युटली, और बल्कि मैं तो चाहूंगा कि अमेरिका का तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है और इनडायरेक्टली बहुत सारे मिडल ईस्ट के ममालिक का भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस है। वो भी, उनको भी कहे अमेरिका के ये पाकिस्तान का ना सिर्फ सेल्फ राइट है बल्कि ऑब्लिगेशन है कि हम उनको हाइडआउट्स को और तमाम लॉन्चिंग पैड्स को, ट्रेनिंग सेंटर्स को, कंपाउंड्स को और तमाम असला खानों को अट्रैक्ट करें। और ये एक पॉजिटिव साइन है कि हमारी वो कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मेरा ख्याल है उससे आगे भी इन तमाम मुल्कों को, खासतौर पर जो बड़े हैं, अमेरिका, चीन है, रूस है, उनको और आगे बढ़ना चाहिए, हमारे इस हक को मानना चाहिए। हमने पिछली साल में जो मई 2025 में जंग की थी, वो हमने अपने आप को रीजनली एक साबित किया था, एक हम स्टेबलाइजिंग फोर्स हैं इंडिया के मुकाबले में। अब हमने ये प्रूव किया है कि हम ग्लोबल पीस के लिए इतने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर हैं, तो इसकी वैल्यू ऐड होनी भी चाहिए और पाकिस्तान के लोगों को ना सिर्फ इसका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि ईरान से तेल और गैस और दूसरी शक्लों में भी डिविडेंड्स भी मिलने चाहिए। लेकिन आपको नहीं ये लगता कि इसके बाद पाकिस्तान को अपनी स्ट्राइक्स बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये ब्लैंकेट जो है डिप्लोमेटिक ब्लैंकेट फॉरएवर तो नहीं होता है, ये इसकी भी एक विंडो होती है, इस विंडो को मैक्सिमम यूज़ करने का वक्त आ गया है? मुजम्मिल साहब, मेरा नहीं ख्याल कि हम विंडो डिपेंडेंट ऑपरेशन करते हैं। मेरा मानना यह है कि हम नीड बेस पर करते हैं और अपनी ऑब्लिगेशन समझते हैं, हम अपना राइट भी समझते हैं टू डिफेंड। उसमें विंडो मिले या ना मिले इसका मतलब तो है जो पहले स्ट्राइक्स हुई हैं वो तो बगैर विंडो के ही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल हमारी मुसल्लह अफवाज डिपेंडेंट है किसी मुल्क के इंकरेजमेंट पर या डिस्करेजमेंट पर। हमारा सेल्फ डिफेंस है। आपने पिछले साल मई में देखा था, रात को जो 12:30 बजे 85 जहाज आए थे, हमने कोई यूनाइटेड नेशंस का इजलास नहीं बुलाया था, ना OIC का इजलास बुलाया था, ना कंडेम किया था। जब जवाब दिया था 8 जहाज वापस नहीं गए तो प्रेसिडेंट ट्रंप खुद ही बीच में आ गए।
बिल्कुल कुछ लोग कह रहे हैं नई जंग का खतरा है पाकिस्तान और भारत की, सितंबर की डेट्स दे रहे हैं, आपको क्या लगता है? मैं दुआगो हूं कि ऐसा ना हो। मिलिटरीली मैं नहीं फोर्सी कर रहा कि इंडिया ने एक साल के अंदर कोई कैपेसिटी डिलीवर की है अपने मुसल्लह अफवाज को कि उनकी एम्बेरसमेंट जो पिछली हुई थी उसको कंपनसेट किया जा सके। नंबर वन। नंबर टू ये है कि आपने जब भी कोई मुल्क जंग लड़ता है, तो मैं आपके प्रोग्राम पहले भी कई दफा शायद अर्ज किया था, उसके पास इनिशिएटिव भी होता है, उसके पास सरप्राइज भी होता है, उसके पास चॉइस ऑफ वेपन्स भी होते हैं, उसके पास टारगेट सिलेक्शन भी होती है, उसके वक्त भी उसके हाथ में होता है। इतना कुछ होने के बाद वो खुद ही अपने ऊपर एक ऑब्लिगेशन ले लेता है कि मैंने वॉर ट्रॉफी भी लेकर आनी है। पिछले साल उनको वॉर ट्रॉफी नहीं मिली, अभी अगर मिल सकती है, खुदा ना खास्ता अगर वो कोशिश करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये है, जंग शुरू करने का चॉइस उनके पास है, उससे शायद खतरनाक रिस्पांस देने का ऑप्शन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाक फिजाइया का तो मैं शोर करवा सकता हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा उधर बेहतर कनेक्टिविटी भी है, मेरा नॉलेज भी है और इंफॉर्मेशन भी थोड़ी ज्यादा है। तो रेस्ट एश्योर्ड होना नहीं चाहिए। मैं अभी भी दुआगो हूँ, मिलिट्री से ताल्लुक होने के बावजूद मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई मिस एडवेंचर हुआ, मेरा नहीं ख्याल वो टेक होम ट्रॉफी को इस दफा भी मिलेगी, शायद ज्यादा एम्बेरसमेंट मिलेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर बात करेंगे। 27 जुलाई इंतखाबात का दिन है। तहरीक इंसाफ तो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का बायकॉट कर चुकी है। इसके अलावा वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब की भी स्टेटमेंट सामने है कि पाकिस्तान में मौजूद जो कश्मीरी मुहाजिरीन हैं उनकी बेशुमार कुर्बानियाँ हैं और मुहाजिरीन ने पाकिस्तान और कश्मीर के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, मुहाजिरीन को उनकी नशिस्तों से महरूम करना बिल्कुल दुरुस्त अमल नहीं है। मुज़म्मिल साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि हसन अयूब साहब हैं सीनियर एनालिस्ट, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। हसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हसन, ये जो कल मुजफ्फराबाद की कॉल है कल अदम एक्शन कमेटी की कि उन्होंने मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना है, उसकी क्या पोजीशन है? देखिए, इस वक्त जो है वो यानी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और ये जो कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, ये आमने सामने है। सिचुएशन तो जाहिर बात है कि कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है इस वक्त, क्योंकि अवाम के अंदर उनकी मकबूलियत कम हो रही है, लोग उनसे तंग भी आ चुके हैं और अलहदगी भी इख्तियार कर रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुकी है। और जो मुसल्लह जत्थे उनके अंदर मौजूद हैं, तो उनसे आप जो है वो किसी किस्म के इंतहाई इकदाम की तवक्को कर सकते हैं। अब ये सादा लोगों को जो है वो उन्होंने अपने मुतालबात जो रखे हैं, जो कि हकूक की बात करते थे, हकूक से फिर वो मामला बढ़ते बढ़ते जो है वो 12 नशिस्तों के ऊपर आ गया था। और अब एक डेडलॉक है एक अरसे से। रियासती जो इदारे हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने कार्रवाई नहीं की, उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया। हालांकि ये बार बार जो कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, ये लाशें चाह रहे हैं और ये लाशों के ऊपर अपना धरना और एहतजाजी तहरीक चलाना चाह रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं जी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो हैं। लेकिन किसी किस्म की भी जो नाखुशगवार वाकये की तवक्को आप कर सकते हैं और जिम्मेदारी कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर होगी, क्योंकि बारहा वो खुद जो है वो अवाम को इश्तियाल दिलाकर रियासती जो इदारे हैं, जो उनकी बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, उनके ऊपर जो है वो हमला करना चाह रहे हैं। ये अब कल रावला कोट से उन्होंने मुजफ्फराबाद जाना है, अभी तो वो रावला कोट में थे, कल रावला कोट से मुजफ्फराबाद है लॉन्ग मार्च या कहां से है? जी, मामला तो उनका ये है कि जो रावला कोट है वहां पर उनका एक धरना मौजूद है और वहीं से उन्होंने जो है वो आगे बढ़ना है। लेकिन बहुत से लोग जब वो धरना वहां से निकलेगा तो मुख्तलिफ इलाकों से भी उनका जो इस वक्त मंसूबा है कि लोग उनके साथ शरीक हो जाएंगे। अब लेट्स सी कि ये क्या सिचुएशन बनती है, कुछ भी कहना कबल वक्त है। क्या कोई रात को क्रैकडाउन होता है या इस वक्त कोई क्रैकडाउन शुरू है? आपको मालूम है कि इंटरनेट की बंदिश भी है और इस वक्त सिचुएशन यानी इस वक्त क्या चल रही है, इस हवाले से मैं अपडेट नहीं हूँ जी। तो ठीक है। अब जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हैं इसी दौरान, टेक्निकल बात यह है कि ये तो लगता है कि आईपीपी बड़ी पार्टी बन के निकल आएगी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में। देखिए, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसके अंदर लोगों का झुकाव है। यानी जो टिकट होल्डर्स हैं मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के, वो अपने टिकट छोड़कर अगर आईपीपी के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, तो हवाओं का रुख तो कुछ यही बयान कर रहा है। और दूसरा, तनवीर इलियास साहब की जो शमूलियत है वो तो बज़ाहिर जो है वो नाराजगी है उनकी
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जिन्होंने उनको टिकट नहीं दिया। पहले बताया जा रहा था कि 4 मुख्तलिफ हलकों से उनको टिकट दिया जा रहा है, फिर एक नशिस्त से भी उनको टिकट नहीं मिला, तो जिसके ऊपर वो नाला हो गए और नाराज हो गए। और रहा सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उनके भी उन्होंने बाइकआउट किया है। तो बहुत से उम्मीदवार इस वक्त बाइकआउट के बावजूद भी आजाद हैसियत में वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और कुछ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ भी जो है वो झुकाव रखते हैं। 30 जो है वो टिकट्स तकसीम करने हैं अब्दुल अलीम खान साहब ने, और इस हवाले से इन्होंने फैसला कर लिया है कि वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जिसमें जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं वो भी शामिल हैं। नहीं तो आपको लगता है आईपीपी किंग्स पार्टी है? बिकॉज दे आर कॉन्फिडेंट। देखिए, आईपीपी का जो इस वक्त सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, वो आप ये देखिए मुजम्मिल साहब, कि वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम लीग काफ के साथ हो सकती है। हतमी तौर पर ये कहना कि किंग्स पार्टी है, किंग्स पार्टी नहीं है, लेकिन हवाओं का रुख कम अज कम उसके साथ है। और आपको मालूम है कि जो आजाद जम्मू कश्मीर की जो सियासत है, वो हवाओं के रुख का उसके ऊपर असरात होते हैं। इसी वजह से मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के टिकट छोड़कर 2 उम्मीदवार जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए। और देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी आप देख लेना, जो इंडिपेंडेंट जीते फिर वो आईपीपी में शमूलियत इख्तियार की। और मेरी इतलात हैं कि जो रावलाकोट से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं, खताब आजम नाम है उनका, वो भी आईपीपी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। इसके अलावा उनके और भी जिम्मेदारान जो अहदेदारान हैं, वो अपनी पार्टी को खैराबाद कहने जा रहे हैं। और कम से कम 5-6 लोग तो कम से कम इस टाइम ऐसे मौजूद हैं जिनको उन्होंने टिकट जारी किया था, और अब वो बाइकआउट कर रहे हैं। लेकिन वो अब यानी बाइकआउट के खिलाफ जाकर आईपीपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे या इंडिपेंडेंटली इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। हसन, आप पिंडी के रहने वाले हैं, पिंडी वाल हैं, ये क्या कराया आपने पिंडी में? कमिश्नर से लेके एसी तक तब्दील, सीपीओ तब्दील, एक रातों रात पूरी कमिश्नर, डीसी, एडीसीआर, एसी, कोई रह नहीं गया पिंडी में जिसको तब्दील नहीं किया गया एक रात में। ये झुरलू क्यों फिराया आपने पिंडी की इंतज़ामिया में? ये कुछ लोगों का ख्याल है जीएचक्यू के इशारे पर झुरलू फिराया, कुछ कह रहे हैं लाहौर से फिराया, किधर से फिर गया झुरलू, क्या कहानी है? देखिए, जो नोटिफिकेशंस हैं वो तो लाहौर से ही फिरे हैं जी, और वहीं से जारी हुए हैं। लेकिन जो सीपीओ रावलपिंडी और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, इनको 3 साल से ज्यादा अरसा हो चुका था, और दोनों अपने जो उन्होंने जो है वो डेफर किया हुआ था, जो इनकी एक होती है एग्जामिनेशन होती है जिसमें इन्होंने कोर्स के ऊपर जाना होता है, तो वो कोर्स को डेफर करते चले आ रहे थे हसन वकार चीमा भी, और जो सीपीओ रावलपिंडी थे खालिद हमदानी साहब। तो देखिए, ये 9 मई से पहले से ये दोनों अफसरान रावलपिंडी के अंदर तैनात थे। तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर तो फिर अगर आपने अपनी एसीआर को ठीक रखना है, तो एक स्टेशन के ऊपर तो ज्यादा वक्त आप गुजार नहीं सकते। सादी बात ना करो, कमिश्नर भी गया है, एसी भी गया है, एडीसीआर भी गया है, 1 गो में सारे गए हैं, 1 मिनट में सारे गए हैं, इकट्ठा पढ़ो। वो कहते नहीं रेड विद आर्टिकल दिस एंड दिस, तो रेड विद आर्टिकल दिस एंड दिस करके बताओ। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप तो कवर अप कर रहे हो। कमिश्नर रावलपिंडी है, कमिश्नर रावलपिंडी जो है उनका तबादला जो है वो 100% इस वक्त तक नहीं है। ये बात आपको मैं दोबारा कह रहा हूं कि वो 100% नहीं है। मुमकिन है कि वो उनको रिटेन कर लिया जाए। हाँ, डिप्टी कमिश्नर एंड सीपीओ रावलपिंडी श्योरली, और वो एडीसीआर साहब भी और एक एसी साहब भी हैं, वो भी जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, कुछ इनके ऊपर जो है वो सिस्टम है ना, वो सिस्टम की वजह से तबादले हुए हैं। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और सिस्टम, आपको पता है कि जब आप ज्यादा अरसा उनके साथ चल रहे हो, तो कभी ना कभी जो है ना वो आपका टकराव भी हो जाते हैं। तो ऐसी चीजें कभी ना कभी हो जाती हैं, लेकिन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो करप्शन स्कैंडल नहीं है, कहते हैं कोई करप्शन की कहानी है, कोई रिंग रोड के चीजों की कहानी है जिसमें गए हैं सारे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। अगर कोई करप्शन की ऐसी चीज है तो वो सामने आ चुकी होती, और अगर है तो यकीनी तौर पर इसको सामने लाना चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और करप्शन की इजाजत तो नहीं है ना जी, पब्लिक सर्वेंट है। देखिए, मैं जाती तौर पर जो है वो दोनों जो है अफसरान से मिला हूँ, खालिद हमदानी साहब से भी मिला हूँ और हसन वकार चीमा साहब से भी मिला हूँ। दोनों बजाय बड़े रीजनेबल लोग हैं, लेकिन काफी अरसा जब हो जाए एक स्टेशन के ऊपर,
तो फिर आपके चाहने वाले भी बहुत होते हैं और आपसे नाराज भी लोग हो जाते हैं। नहीं और देखिए, जो नाराजगी एक अगर अरसा ताकतवर ज्यादा हलकों में हो जाए, हसन जो एक स्टेशन पर 3 साल गुजारता है ना, उसका पावा बहुत स्ट्रांग होता है, वरना आपको 6 महीने साल बाद उल्ट दिया जाता है। तो स्ट्रांग पावे वाले ओएसटी नहीं होते, वो फिर बेहतर जगह पे जाते हैं। वो रिपोर्ट नहीं टू जब सीपीओ नहीं होते, वो अच्छी जगह पर जाते हैं। जब आपको ओएसटी जब किया जाता है तो इसका मतलब है आपसे नाराजगी है, आपको घर बुलाया गया, आगे पोस्टिंग नहीं दी गई। ये जो सारे हैं ये रिपोर्ट टू की हैं, ये लगता है कोई डिस्प्लेयर है। देखिए, ये डिस्प्लेयर नहीं है, एक प्रिंसिपल डिसीजन है। एक प्रिंसिपल डिसीजन दिया गया कि ये लोग जिनको इतना अरसा हो चुका है यानी स्टेशन के ऊपर, अब आप देख लें कि जो डीपीओ अटक हैं, वो तकरीबन आज से चंद माह पहले जो है वो रमजान मुबारक के आसपास की उनकी जो है वो तैनाती हुई थी, तो वो तो बरकरार है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर को वहां से तब्दील कर दिया गया है। तो जिनको कम टाइम हुआ था उनको तो रिटेन किया गया है, लेकिन जिनका वक्त ज्यादा गुजर गया था तो उनको यानी ट्रांसफर किया गया। और इन दोनों अफसरान का जिनका मैं बता रहा हूँ, हसन वकार चीमा और खालिद हमदानी, इन दोनों के कोर्सेज जो है ये 2-2 मरतबा डेफर कर चुके हैं। तो अपनी अगर पोस्टिंग इन्होंने के लिए नहीं छोड़ना चाहते थे तो डेफर कर रहे हैं, उन्होंने अब भी डेफर कर देना था। ये तो अब कोई रौला कट्टा खुल गया। आप जरा पिंडी रहती हैं, जरा ख्याल करें, आपसे अगले शो में पूछते हैं, काफी स्कैंडल है वहां पे, आप इस पर थोड़ी तहकीकात करें, आपका सरफे नजर है इसके ऊपर। ये करप्शन का अगर मामला है तो अल्लाह करे जी ये बिल्कुल सरफेस के ऊपर आए। अगर करप्शन किसी ने की है तो उसको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। फिर खाली पोस्टिंग से काम नहीं चलता। अगर करप्शन है, अगर करप्ट प्रैक्टिस है, तो अगर हम इमरान अहमद नियाजी साहब को 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जो है वो सजा पर जो है वो कहते हैं कि दुरुस्त है, तो फिर किसी सरकारी मुलाजिम को भी करप्शन की ना इजाजत है और ना ही उसका दिफा किया जा सकता है। ये तो बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है। लेकिन बहरहाल ऐसी अगर कोई चीज है तो वो अभी तक मेरे कम से कम इल्म में नहीं है। आपके इल्म में है तो बयान कर दें। मुज़म्मिल साहब, आप रोशनी डालें, हकाइक पर से पर्दा उठाएं। नहीं, ये कोई रौला है रिंग रोड के सर्विस एरियाज का, आप इसकी तहकीकात करें जो उन्होंने बांटे हैं, उसकी बंदरबांट का रौला है। सर्विस एरिया के साथ सीपीओ रावलपिंडी का क्या लेना देना? वो भी कुछ आप ये बताएं मुझे। वो भी लेना देना निकल आएगा। वो सर्विस एरियाज का रौला है, आप इस पर ज़रा थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करें, आपसे अगले प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे, चीज़ें खुल जाएंगी। ठीक है, राइट सर, बहुत शुक्रिया जरूर। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब आपका भी। मुझे सना नकवी को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।